सभी का दिन शुभ हो। आइए देखें कि कैसे एक चरण विफलता रिले को 3 चरण मोटर के विद्युत परिपथ में तारित किया जाता है। चरण विफलता रिले आने वाले 3 चरणों की स्थिति की निगरानी करेगा और यदि कोई गलती पाई जाती है तो ऑपरेटिंग संपर्ककर्ता को नियंत्रण शक्ति इनपुट कार्ड देगा। इन दोषों में चरण का नुकसान, चरण अनुक्रम अंतर, कम वोल्टेज और अधिक वोल्टेज शामिल हैं। कुछ चरण विफलता रिले वोल्टेज विषमता की निगरानी प्रदान करते हैं, प्रतिशत अंतर समायोजन सुविधा के साथ, और 4 तार प्रणाली पर तटस्थ हानि की निगरानी भी करते हैं। चरण विफलता रिले सहित इस 3 चरण प्रेरण मोटर की वायरिंग करते हैं। हमें 3 फेज मोटर के लिए 3 पोल ब्रेकर, कंट्रोल पावर सर्किट के लिए एमसीबी और थर्मल ओवरलोड के साथ एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी शामिल करना होगा। अब इन सभी को एक पैनल बोर्ड में स्थापित करें। यहाँ हमने मोटर रन और मोटर ऑफ पोजीशन दिखाने के लिए स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन और इंडिकेटर लैंप शामिल किए हैं। मोटर के ओवरलोडिंग को इंगित करने के लिए एम्बर कलर इंडिकेशन लैंप प्रदान किया जाता है। बेशक पीएफआर में रंगीन एलईडी बल्बों के साथ अपनी खुद की संकेतक प्रणाली है, लेकिन यहाँ पैनल बोर्ड पर हम यह दिखाने के लिए 2 संकेतक लैंप शामिल कर सकते हैं कि क्या चरण क्रम में हैं या गलती पर हैं। कोई गलती दिखाने के लिए बजर भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ शामिल नहीं है। वायरिंग दिखाने के लिए आइए सभी इंडिकेटर लैंप लें और स्विच बोर्ड से 2 पुश बटन स्विच आउट करें। पीएफआर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और 2 ब्रेकर भी यहां से निकाले जाते हैं। सबसे पहले 3 पोल ब्रेकर और कॉन्टैक्टर के माध्यम से 3 फेज लाइनों के साथ मोटर को वायर करें। फिर लाल, पीले और नीले अनुक्रम के साथ चरण विफलता रिले L1, L2 और L3 टर्मिनलों को तार दें। हालांकि मैंने दिखाया है कि यहाँ आसान संदर्भ के लिए लाइनों को बीच में टैप किया गया है, यह चुंबकीय संपर्ककर्ता पर इनलेट पोर्ट से होना चाहिए। अब पीएफआर टॉप से एक फेज लाइन लें, या कॉन्टैक्टर टॉप से भी ठीक है, और कंट्रोल सर्किट एमसीबी के माध्यम से इसे पीएफआर के कॉमन पोर्ट से कनेक्ट करें। यह लाइन 230 वोल्ट कंट्रोल फेज लाइन होगी, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कॉइल के संचालन के लिए और 230 वोल्ट इंडिकेटर लैंप के संचालन के लिए। जब चरण विफलता रिले को 3 चरण वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है तो यह चरणों की स्थिति की निगरानी करेगा, और यदि सब कुछ ठीक है तो सामान्य टर्मिनल पर सामान्य रूप से खुले संपर्क बिंदु बंद हो जाएंगे। इसलिए हम इस टर्मिनल का उपयोग तारों के काम को जारी रखने के लिए करते हैं और इसे थर्मल अधिभार रिले के टर्मिनल 95 से जोड़ते हैं। टर्मिनल 95 और 96 थर्मल अधिभार रिले के सामान्य रूप से बंद संपर्क बिंदु हैं और मोटर की अधिभार स्थिति होने पर खुलेंगे। मोटर की सुरक्षा के लिए इन बिंदुओं के माध्यम से नियंत्रण शक्ति लाइन ली जाती है और टर्मिनल नंबर 96 से यह सामान्य रूप से बंद स्टॉप पुश बटन स्विच के माध्यम से स्टार्ट पुश बटन स्विच से जुड़ता है। सामान्य रूप से खुले स्टार्ट पुश बटन का दूसरा छोर चुंबकीय संपर्ककर्ता के एक कॉइल एंड से जुड़ा हुआ है। A2 कॉइल एंड को न्यूट्रल लाइन से जोड़ने की जरूरत है। यदि स्टार्ट पुश बटन को अभी दबाया जाता है तो कॉन्टैक्टर ऑपरेटिंग कॉइल सक्रिय हो जाएगा और मोटर चलने लगेगी, लेकिन सर्किट टूट जाएगा और जैसे ही पुश बटन वापस छोड़ा जाएगा मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ हमें कॉन्टैक्टर होल्डिंग सर्किट के लिए अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता है, इसलिए हम स्टार्ट पुश बटन स्विच के बाईं ओर से एक लाइन लेते हैं और इसे संपर्ककर्ता पर सामान्य रूप से खुले सहायक संपर्क बिंदुओं के निचले टर्मिनल से जोड़ते हैं। इसके शीर्ष टर्मिनल से A1 से जुड़ा है। स्टार्ट पुश बटन जारी होने पर यह अतिरिक्त सर्किट कॉन्टैक्टर को उसकी चालू स्थिति पर बनाए रखेगा। सर्किट पर इस होल्डिंग को तोड़ने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन को एक बार दबाना होगा। यह दिखाने के लिए कि मोटर चल रही है, तार को A1 से मोटर रन इंडिकेटर लैंप से कनेक्ट करें। लैंप में न्यूट्रल लाइन भी जोड़ें। मोटर को रोकने की स्थिति में दिखाने के लिए हम चुंबकीय संपर्ककर्ता पर सामान्य रूप से बंद सहायक संपर्क बिंदुओं का उपयोग करते हैं। सबसे पहले NO संपर्क बिंदुओं के निचले टर्मिनल को NC संपर्क बिंदुओं के निचले टर्मिनल से कनेक्ट करें। फिर NC संपर्क बिंदुओं के शीर्ष टर्मिनल को मोटर ऑफ इंडिकेटर लैंप से कनेक्ट करें। न्यूट्रल लाइन को भी लैंप से कनेक्ट करें। यह दिखाने के लिए कि ओवरलोड स्थिति के कारण मोटर ट्रिप हो गई है, हम थर्मल ओवरलोड रिले पर 97 और 98 सामान्य रूप से खुले संपर्क बिंदुओं का उपयोग करते हैं। अगर मोटर की खराबी के कारण थर्मल ओवरलोड सक्रिय हो जाता है तो 97 और 98 बंद हो जाएंगे, वहीं 95 और 96 खुले रहेंगे, इसलिए टर्मिनल 96 को बिजली नहीं मिलती है। इसलिए पहले टर्मिनल 95 को 97 से कनेक्ट करें, फिर टर्मिनल 98 को मोटर ओवरलोड ट्रिप इंडिकेटर लैंप से कनेक्ट करें। न्यूट्रल लाइन को भी लैंप से कनेक्ट करें। स्विच बोर्ड पर पीएफआर स्थिति संकेत के लिए सामान्य टर्मिनल के बाईं ओर सामान्य रूप से खुले संपर्क बिंदुओं के माध्यम से पीएफआर सामान्य संकेतक लैंप को तार दिया जाता है।
PFR विफलता सूचक दीपक के लिए हम चरण विफलता रिले के सामान्य टर्मिनल के दाईं ओर सामान्य रूप से बंद संपर्क बिंदुओं का उपयोग करते हैं। जब आप 3 पोल ब्रेकर पर स्विच करते हैं तो PFR को 3 फेज की शक्ति मिलती है, और यदि 3 लाइनों में कोई खराबी नहीं होती है तो सामान्य पोर्ट के बाईं ओर सामान्य रूप से खुला संपर्क बिंदु टर्मिनल बंद हो जाएगा। अब PFR सामान्य लैंप और मोटर ऑफ पोजीशन लैंप जलना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल पावर MCB अभी ऑफ पोजीशन पर है। जब आप इसे चालू करते हैं तो संकेत ठीक से काम करता है। अब अगर आप स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो मोटर काम करना शुरू कर देती है। साथ ही मोटर रन इंडिकेटर लैंप अब चालू है। मोटर को रोकने के लिए स्टॉप पुश बटन दबाएं। मोटर बंद हो जाती है और संकेत भी दिखाता है कि मोटर ऑफ स्थिति में है। मोटर चलाने के दौरान यदि यह ओवरलोड हो जाता है तो मोटर ट्रिप इंडिकेटर लैंप दिखाएगा कि यह मोटर के ओवरलोडिंग के कारण है। अब मोटर स्टॉप लैंप संकेत नहीं दे रहा है क्योंकि टर्मिनल 96 से बिजली बाहर है। मोटर के संचालन के दौरान यदि एक चरण खो जाता है, मोटर बंद हो जाती है और प्रबुद्ध FFR विफल संकेत होता है, तो यह एकमात्र संकेत है जो हमें स्विच बोर्ड पर मिलता है। इसलिए हम पैनल बोर्ड खोल सकते हैं और 3 फेज लाइन पर वास्तविक खराबी देख सकते हैं, क्योंकि PFR पर LED बल्ब इसे स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे। आशा है कि अब आपको उचित जानकारी मिल गई होगी कि PFR कैसे काम करता है और 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए स्विच बोर्ड पर कैसे स्थापित किया जाता है। अगर यह वीडियो मददगार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।